आज बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। तो बेटा जो हमारा लॉ है, इस लॉ से हम एक फॉर्मूला को भी देखेंगे। अब इसे हम ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ओके। तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है, कैसे क्या सारी बातें जानेंगे, इस लॉ को समझेंगे अच्छे से, ओके। देखो, मेरी सबसे पहली बात तुम ये समझो कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इससे पहले मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती थी? जो हर बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन लगता था ना, उसे क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हर बॉडी जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगती थी? अट्रैक्शन वाली। और इसी अट्रैक्शन वाली फोर्स को हम क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो आज उसी फोर्स को, अच्छा, उन दोनों के बीच में फोर्स लगती थी, ठीक है। अब उन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स जो लगती थी वो कितनी लगती थी, यानी कि उन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो वो कितनी फोर्स लग रही है, उसी चीज़ का फॉर्मूला आज हम देखेंगे इसमें, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की बॉडी का क्या दिया है? मास दिया है तुम्हें, मास दिया है, उनके बीच का दूरी दिया है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो चलो, ये लॉ हमसे कहता क्या है। तो बेटा देखो, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ मैं। बेटे समझ ले, इट स्टेट्स दैट the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of both masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस स्टेटमेंट को पहले तुम बाद में पढ़ना, पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद पढ़ना, तब आपको समझ में आएगी। देखो बेटा, मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई एक बॉडी है जिसका मास हमने m1 लिया, वही एक दूसरी बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं हम m2 होगा, ओके। इन दोनों के बीच में बेटा जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या लें बताओ? उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं r, बराबर है ना? उस डिस्टेंस को ले लेते हैं r, ओके। ये दो मासेस हो गए, ये m1 मास की बॉडी है, ये m2 मास की बॉडी, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, है ना? कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। m1 m2 को खींच रहा होगा अपनी तरफ और m2 m1 को खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। तो देखो बेटा, ये लॉ हमसे ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात आ रही है समझ? देखो ऐसे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों बॉडी का जो मास है ना, इन दोनों बॉडी के मास का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मल्टीप्लिकेशन ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। बताओ इतनी बात है समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो ऐसी तो लिखते हैं डायरेक्ट। देखो फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों बॉडी के मासेस के मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई कह लो, या फिर इन दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट को ही मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इनवर्सली आ गया ना तो उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये लॉ कह रहा है, ये लॉ कह रहा है, ठीक है। दो चीज़ें कह रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आप पढ़ो डेफिनेशन, अब पढ़ो। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस। यानी कि ये लॉ हमसे कहता है कि दो बॉडीज़ के बीच में, दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस के, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेकिन स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर लगाकर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स, LHS दोनों को इक्वल तो RHS भी इक्वल, मतलब सॉरी गलत कह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दूंगा, है ना, इन दोनों चीज़ को मिला दूंगा। तो मिलाऊंगा कैसे? अब देखो, अब मैं कर दूंगा, बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कैसे? m1 m2 अपॉन में r² नहीं लिख सकता? बताओ। अरे मैंने कंबाइन कर दिया ना बेटा, कुछ गलत थोड़ी ना किया है। देखो यहाँ पे क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, दोनों मासेस के, और फोर्स ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, है ना। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कर दिया। बताओ ऐसे नहीं लिख सकते मैं? देखो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सॉरी ये मासेस जो हैं, ये जो मासेस का प्रोडक्ट है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि सामने आ रहा है। और R जो है, R² जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि नीचे आ रहा है। नीचे वाले को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ऊपर वाले को, सामने वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बात है समझ में? अच्छा, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, मतलब जो इसका होगा वही उसका होगा, ये घटा तो ये भी घटा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें अलग अलग होता है, ये बढ़ा तो ये घटा और ये बढ़ा तो ये घटा, ठीक है। ऐसी इसमें अगर फोर्स बढ़ेगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इस R की वैल्यू कम हो जाएगी, R² की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये तो इन्वर्सली है। ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, लेकिन ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। बात आ गई समझ में? चलो अब एक काम करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटा देते हैं। तो आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और इसमें कांस्टेंट होता है बेटा, देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लाएंगे। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ जाता है G, जिससे हम कहते हैं G। अच्छा, बाकी फिर क्या बचा? m1 m2 अपॉन में R²। बेटा ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, और छोटा सा ये डेरिवेशन है, ओके। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर जो हमारा F है वो क्या है? फोर्स दोनों बॉडी के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। यहाँ पर जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और बेटा इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की वैल्यू ध्यान रखना, ये हमारे जी की वैल्यू है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आए तो जी की वैल्यू वो लोग नहीं देंगे, जी की वैल्यू हमें ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये क्या है? ये आपकी बेटा ऐसा यूनिट है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी ऐसा यूनिट। बात आगे समझ में? चलिए जी की बात हो गई। अब m1 क्या है? बॉडी का मास, ठीक है। मास ऑफ वन बॉडी, मतलब पहली बॉडी का। इसे 1 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ये पहली बॉडी, ये बाद वाली बॉडी। m2 क्या है? मास ऑफ सेकंड बॉडी। r क्या है? डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेना। अच्छा, और बेटा जो ये फोर्स है ना, बताओ, देखो ये है तो फोर्स ही, तो इस फोर्स की ऐसा यूनिट तो आपको पता है, ये न्यूटन होती है। कंबाइन वे में फोर्स की ऐसा यूनिट आपको पता है, कंबाइन वे में होती है, ठीक है। कंबाइन फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है ना, तो होती है न्यूटन, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, इसमें एक चीज़ और, कभी कभी ना ये जो जी की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर दिखाई दे रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ये जो ऐसा यूनिट है ना, ये कभी कभी ड्राइव करने के लिए भी पूछ लेता है, कभी कभी ड्राइव करने के लिए भी पूछ लेता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, इसको ना वो ड्राइव करवा लेता है कि भैया ये आई कैसे, तो ये आई कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना, जिसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ आप नोट डाल के लिख लेना, नोट। बेटा देखो, ये जो डिस्टेंस है ना बीच का, ये जो बॉडी का डिस्टेंस होता है ना, ये जो बॉडी का डिस्टेंस होता है बीच का, ये डिस्टेंस तुम यहाँ से नहीं मेज़र करोगे, यहाँ से मेज़र नहीं करोगे, ना यहाँ से मेज़र करोगे, देखो, ना तो इस कोने से मेज़र करोगे, ना इस कोने से, ना इस कोने से, ना इस कोने से। आप कैसे मेज़र करोगे? जो भी हमारे पास बॉडी है ना, उस बॉडी का जहाँ पर सेंटर है, जिस भी बॉडी का जहाँ पर सेंटर है ना, वहीं से आपको डिस्टेंस मेज़र करना है। जैसे अभी स्पेयर्स हैं, तो इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पर होगा। ऐसे इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो सेंटर से मेज़र होते हैं डिस्टेंसेस, यहाँ से ऐसे ऐसे करके हर बॉडी के सेंटर से ये डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है, जब मैं जी का भी एक और फार्मूला निकालूंगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फार्मूला जब मैं निकालूंगा ना, तब ये बात आपको समझ में आएगी। आप एक बात जान लो ध्यान से, कोई भी बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, दोनों ये पेन है, ठीक है। अब इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों बॉडी का जो सेंटर है वो लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा इनका सेंटर, ठीक है। ये बॉडी रखी हुई है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहाँ से मेज़र करने लगेंगे डिस्टेंस को? यहाँ से, यहीं से, देखो यहाँ से ये जो लाइनिंग सी है, यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर देंगे। नहीं, वो गलत हो जाएगा, सेंटर से मेज़र करना है, यहाँ से इधर से इधर तक। बात आगे समझ में? तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं बेटा, वो बॉडी के सेंटर से मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ये स्पेयर है, ये मान के चलो, अगर ये दोनों बॉल हैं, तो देखो एक तरह से इन दोनों डिस्टेंस में, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ ना कहीं देखो इन दोनों बॉडियों का ना रेडियस भी आ रहा है। बताओ, ये रेडियस आ रहा है ना, रेडियस भी आ रहा है। तो ये बात है ना रेडियस वगैरह की, इन्हें हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से मेज़र की जाता है। नहीं तो इस बात को आप नोट डाल के लिख भी लो, ठीक है। क्या रखोगे?
the distance between the objects is measured from its center to the center of the another body पता चला। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मेजर किया जाता है उसके सेंटर से, ठीक, उसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक, है ना, उस सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक, ठीक है। ये देखो, इसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। बात आ गई समझ में। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आप बहुत अच्छी तरह से देख लेना, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।